अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान भर में 60 लाख से ज़ायद जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जिनकी मालियत 600 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। इसके अलावा दीगर दर्जनों सनतें भी इसी मजहबी त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए खाम माल भी कुर्बानी के जानवरों से ही हासिल किया जाता है और इन सनतों की मालियत भी अरबों रुपए में है। ईद उल अज़हा मवेशी पाल किसानों के लिए दोहरी खुशियां लेकर आती है। किसान जहां सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, वही ईद उनके लिए बेहतरीन कारोबार का जरिया भी बन जाती है। उनके जानवर बड़े अच्छे रेट पर फरोख्त होते हैं, हत्ता के एक्सपोर्ट से भी ज्यादा इस ईद पर रेट मिलता है। लाइवस्टॉक फार्मिंग, खास तौर पर बकरा ईद के लिए जानवर पालना इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। आज का प्रोग्राम ऐसे अफराद के लिए है जो ये कारोबार करना चाहते हैं। हम आपको मुख्तलिफ इक़साम की बिजनेस फिजिबिलिटीज बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि भेड़ बकरियों में क्या प्रॉफिट है और इसके अलावा गाय, भैंस और ऊंट पालने में क्या प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद कामयाब काश्तकारों से। अदादो शुमार के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान में 6.1 मिलियन जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जिनमें 2.6 मिलियन गाय, 3,50,000 भेड़ें, 1,50,000 भैंस और 87,000 ऊंट शामिल हैं। ज़िबा किए जाने वाले जानवरों की कुल मालियत 571 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। जानवरों की तकसीम के हिसाब से ज़िबा होने वाले बछड़ों की मालियत तकरीबन 390 अरब, बकरे 150 अरब, भेड़ें 12 अरब और ऊंट की मालियत 19 अरब रुपए बनती है। यानी बकरा ईद पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार के साथ एक मुनाफा बख्श कारोबारी सरगर्मी भी है, जिससे करोड़ों लोग मुस्तफीद होते हैं। बकरा ईद के लिए आम तौर पर कारोबारी हजरात 3 किस्म के बिजनेस मॉडल चलाते हैं। सबसे अहम और ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस मॉडल 6 माह के लिए जानवर अपने फार्म पर रखना और ईद पर फरोख्त करना। दूसरा अहम बिजनेस मॉडल ये है कि जानवरों की 1.5 से 2 माह के लिए फैटनिंग की जाए, यानी 1.5 से 2 माह पहले फार्म पर जानवर लाए जाएं, उनकी फैटनिंग की जाए और ईद के मौका पर उन्हें फरोख्त कर दिया जाए। और तीसरा बड़ा अहम बिजनेस मॉडल ये है कि चंद रोज कबल, यानी ईद से चंद रोज कबल जानवर खरीदे जाएं, उनको अपने पास मुख्तसर अरसे के लिए रखा जाए और ईद के मौका पर उन्हें सेल कर दिया जाए। आइए तीनों मॉडल्स के बारे में तफसीलन जानते हैं। कुर्बानी के मौका पर कारोबारी मॉडल का चुनाव लोकेशन के हिसाब से किया जाता है। ऐसे जमींदार जिनकी अपनी जमीन हो, जो दूर दराज देही इलाकों में वाक़े हो, उनको पूरा साल जानवर पालना और ईद से चंद हफ्ते कबल मिडलमैन को फरोख्त करना ज्यादा मुनासिब रहता है। शहरों के करीब रहने वाले अफराद जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, उनके लिए 2 माह कबल जानवर खरीदना, उनको फरबा करना और ईद पर बेचना ज्यादा सूट करता है। जबकि व्यापारी हजरात ईद से चंद रोज कबल जानवर खरीदते और इन्हें मंडी में फरोख्त कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक 2 माह कबल जानवर खरीद कर इनकी फीड लॉट फैटनिंग करके ईद पर फरोख्त करने वाले सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बकरा ईद के मौका पर कुर्बानी के जानवरों का कारोबार करने वाले अफराद के लिए जरूरी है कि मुनासिब कीमत में अच्छे जानवर मंडियों से तलाश किए जाएं। जानवर का रंग, नस्ल, कद काट सारी चीजें मिलकर जानवर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं और खूबसूरत जानवर का ही अच्छा रेट मिलता है। खरीदारी मराकज़ की बात करें तो पंजाब भर में 100 से ज़ायद मंडियां कायम की गई हैं हुकूमत की तरफ से, जहां से ये जानवर बआसानी मिल सकते हैं। आइए आपको एक मंडी का विजिट करवाते हैं। बकरों में अगर बात करें नस्ल की, तो राजनपुरी नस्ल के नुकरे बकरे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा मार्केट में रेट होता है। इस वक्त जो आप खूबसूरत बकरे देख रहे हैं, ये बीतल नस्ल है और इनको राजनपुरी नुकरे बकरे कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा वज़न करते हैं, खूबसूरत होते हैं, कद इनका लंबा होता है, जिसकी वजह से कस्टमर इसे पसंद करता है। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं जो
नुकरे बकरे की ट्रेडिंग का काम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल बकरों की कीमत क्या रहने के इम्कानात शामिल। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताएं कि पिछले साल की निस्बत इस साल बकरे की कीमत ऊपर जाएगी, नीचे आएगी? अभी तकरीबन नॉर्मल या कीमत पिछले साल वाली है, 85,000 का, 90 का, लाख रुपए का। अच्छा बकरा। ये जो बकरा नजर आ रहा है हमें इस साइज का, तो इसकी क्या कीमत है? ये जो बकरे सारे खड़े हुए हैं समझ ले सारे एक साइज के हैं, ये तकरीबन लाख से क्रॉस के हैं। लेकिन ये 1.5 लाख की तो गाय मिल जाती है और आप 1.25 लाख का बकरा दे रहे हैं। अभी इस साल 1.5 लाख की गाय भी नहीं मिलेगी। समझ लेगा पिछले साल की तरह कीमत में ही अभी तक इतनी कीमत में फर्क नहीं पड़ा। और आइंदा दिनों में, क्योंकि अभी तो ईद में दिन बाकी हैं, तो आइंदा दिनों में आपको लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी? बिल्कुल जाएगी ऊपर, क्योंकि अभी कस्टमर नहीं है। ये थे हमारे साथ शोएब साहब। आइए अब देखते हैं कि जो बाकी इस मंडी में बाड़े मौजूद हैं वहाँ जानवरों की कीमत की क्या सूरत है। हमारे साथ इस वक्त बकरे के खरीदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो है और उनको बकरा पसंद आया कि नहीं। जी भाई। सुबह 7 बजे गए हैं, फुल एंड थक गए हैं और अभी तक हमारा सौदा नहीं बना है। बहुत ज़्यादा अप रेट है। तो आप कितने वाला बकरा ढूंढ रहे हैं? हम तकरीबन हमारी रेंज है 80-90 तक है रेंज, लेकिन इसमें हमें नहीं मिल रहा। लास्ट टाइम हमने 67 के लिए थे, उससे हल्के बकरे हमें इस टाइम हम 90 लगाए हैं जो नहीं दे रहे। भाई आपको पसंद आया कुछ? पसंद आ रही हैं मगर रेट नहीं माना बन रहा यहाँ पे कहीं पे भी। जी, मार्केट में इस वक्त रेट बहुत ज़्यादा है और जो खरीदार है वो परेशान है। यहाँ एक डील चल रही है बकरों की। 4 बकरे खरीदार खरीदना चाह रहा है और आपस में रेट नहीं बन रहा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दुकानदार हैं साहब ये क्या मांगते हैं और जो खरीदार हैं वो क्या कहते हैं, और कोशिश करते हैं कि इनकी किसी तरीके से डील हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। अच्छा रमजान साहब, ये 4 बकरे आपसे ये लोग मांग रहे हैं। जी, जी। तो आपकी क्या डिमांड है? आप इन्हें तो 85 मंग गया, 65 ला रहे हैं। आपका क्या नाम है? आबद अली। आबद अली, आप इनका एक जानवर का 65,000 कह रहे हैं जी 65,000 और ये 85 कह रहे हैं। 85 कह रहा है। काफी फर्क है। तो सर 20,000 तक एक जानवर में फर्क है। 20,000 का जी। फर्क है। तो मैं सौदा करवा दूं, मान जाएंगे? चलो मान जाएंगे सर, अगर मुनासिब होएगा तो मान जाएंगे, अगर महंगा होएगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जानवर जो है ना आपका इस वक्त 70,000 रुपए का है। 70 कम जे कोई गुजाइश करो, तुसी तरफैनी बंदे बोले हो जी ਤੁਹਾਡੀ नहीं पवांदे। बहरहाल 70 ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ भी नहीं मिलता। बहरहाल ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ना 70। सर मैंने 65 कहा है, चलो आपने बोल दिया, मैं 70 में ले जाऊंगा। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि कम है रेट? वो कह रहे हैं लेकिन मुझे इससे ज्यादा अपना समझ में नहीं आता। अच्छा चले ऐसा करते हैं, ना आपके ना इनके ना मेरे, ये 72,000 की चारों। 72 इसका, 72 इसका, ठीक है? सर आपने कह दिया 2-2 हज़ार में 8,000 रुपये का फर्क पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, डन हो। ठीक है। देखिए किसान की बड़ी मेहनत होती है इसके ऊपर। हाँ। चलें जी, हमने ये डील डन करवा दी है और ये 72,000 यानी 72,000 रुपए का एक बकरा है और ये 4 बकरे इन्होंने लिए हैं। इन्होंने भी आगे बेचने हैं तो इनको भी इसमें से रोजी मिलेगी। ले जी, बयाना हो गया। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਫੈਨੀ लो जी। कुर्बानी के जानवरों का कारोबार कितना मुनाफा बख्श है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि लाहौर में एक आबरू नामी इदारा जहाँ 5,000 से जायद इंतहाई गरीब और यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वो इदारा अपने अक्सर अखराजात इस फार्म से मैनेज करता है। और इस फार्म की आबरू की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मैडम रोबीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फार्म के बारे में मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि आप खातून हैं और कहा जाता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, आपने कैसे मैनेज किया ये? बात में कोई दूसरी राय नहीं कि ये मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल ही काम है। लेकिन एक कुरान का लफ्ज़ है ना, फ़ाइन्ना मअल उसरी युसरा, के हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मेरे जहन में ये ज़रूर था कि ऐसा कहीं कुछ है, जो नबियों ने भी ये काम किया है तो मुझे करना चाहिए। तो फिर एक यही एक सोर्स हमारी ताकत होती है कि यार अगर हमारे जो हैं आबा अजदाद ये करते आए हैं तो कोई राज रमज़ इसके अंदर है। तो बिस्मिल्लाह करके इसका आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ज़ुबानी है कि इसी एक नफ़ा बख्श कारोबार है। अच्छा ये बताएं कि इस साल आपके पास कितने जानवर हैं, छोटे और बड़े, और क्या प्लान है उनको कैसे सेल करना है? हमारे छोटे जानवर तकरीबन 75 के करीब है और बड़े जानवर भी तकरीबन इतने ही हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी फ़ायदे का काम नहीं कर रहे, इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है और गरीब और यतीम बच्चों के लिए फ़ंड इकट्ठा करना शामिल है। और दूसरा हमारा ये कि हम आवाम को, लोगों को, अपने बहन भाइयों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद जानवर
मुहैया करें बहैसियत इबादत समझ के। क्योंकि इस 3 साल में मुझे जो गुज़रे हैं पिछले, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि मार्केट के अंदर सेहतमंद जानवर नहीं आ रहा है और बहुत सी बीमारियां उनमें शामिल होती हैं जो उठवा दिया जाता है जानवर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे कोई हमारा वर्कर ऐसा नहीं है कि जो 2 नंबरी करे। खाना खिलाने में, वैक्सीन करने में, वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी साल जानवरों की होती है। आपके पीछे भी जानवर खड़ा है, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी सेहत, ये हमारे फार्म का ही जानवर है। और दूसरा ये कि खाने में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। पानी भी हमारे जानवरों को, आप यकीन मानिए कि मिनरल वाटर मिलता है। जब हमारे जानवर ज़िबा होते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचते हैं तो बहुत से लोगों का हमें जो फीडबैक आता है वो कह रहे होते हैं कि यार ये गोश्त है या कैंडी भेजी हमें। अच्छा, ये बताएं कि शुरू में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? इसमें सबसे पहले मसला ये था कि आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए कि ये क्या है, इन कैसे बिहेव करते हैं, क्या खाते हैं, किस मौसम में ब्रीड करते हैं, किस मौसम में इनको बीमारियां आती हैं। फिर बारहा मतलब ये कहा जाता था इनकी फ़ूड, इनकी फीड, समझ नहीं आता था भाई घास फूस तो खानी है इन्होंने। लेकिन बाद में समझ आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनके न्यूट्रिशन के हिसाब से जो जो सामान चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 सबसे ज़्यादा जो है ना, अल्लाह का फ़ज़ल चाहिए और आपका यकीन चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये तीनों मराहिल से गुज़रे हम और आज आपके सामने। यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि आप अक्सर खुद भी ये जानवर चराने के लिए बाहर लेके जाती हैं, तो क्या ये ज़रूरी है करना? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि जब जानवर चरने जाता है ना, तो अगर आप उसका बिहेवियर जानना चाहते हैं कि ये किस तरह बिहेव करता है और इसके अंदर क्या बीमारी मौजूद है, तो जब ये जा रहा होगा डेफिनेटली ये जो अपनी निकाल रहा होता है, खराज कर रहा होता है जो भी फूड होता है, उसकी मेंगनी से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस वक्त इसकी जिस्मानी हालत क्या है। फिर ये ग्रेजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब भी आपको पता चलता है। अच्छा, अगर कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको इसमें से कितने % मार्जिन है, कितने % प्रॉफिट है, यानी एक जानवर कितने का लेती हैं, कितने का सेल करती हैं? देखें जी, ये तो सारे सीक्रेट्स हैं, इतने ओपन नहीं कहे जा सकते क्योंकि बहुत से लोग मेरे से इख्तलाफ कर देंगे। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहूँगी, इसके अंदर एक अच्छा मार्जिन है। अगर आप अपने जानवर को मोहब्बत से, प्यार से, ईमानदारी से पालते हैं और ईमानदारी से मुनाफा लेना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन मौजूद है। अच्छा, कुछ न्यू कमर्स जो हैं इस बिज़नेस में, उनको आप मशवरा देना चाहिए? मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि जो मुल्की हालात हमारे जा रहे हैं और जो हमारे पास जवान बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं, जवान लड़के आए, औरत होने की हैसियत से साबित कर दिया है कि अगर औरत भी इस फील्ड में आती है तो इसको कर सकती है। अच्छा, ये बताएं कि ईद से कितनी देर पहले आप जानवर फार्म पे लेके आती हैं, कितनी देर अपने पास रखती हैं? जो आइडियल टाइम है, आप 4 महीने पहले जानवर को बाय करें और फिर उसकी अच्छी तरह देखभाल करें और फिर उसको फ़रोख्त करें। जी रुबीना साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि एक खातून जो हैं वो बड़े अच्छे लेवल का फार्म मैनेज कर रही हैं और हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हमारे बेरोज़गार अफराद भी इस तरफ आ जाएँ लाइफ स्टॉक फार्मिंग की तरफ, तो यकीनन अच्छा रोज़गार मिल सकता है। जानवरों की खरीदारी के बाद दूसरा अहम तरीन मरहला जानवरों को कम खर्च के साथ फरबा करना होता है, यानी जानवरों का फीड प्लान। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि कम खर्च से जानवरों को फरबा कैसे किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कौन सा फीड मॉडल अपनाकर कम खर्च में ज्यादा वजन बढ़ाया जा सकता है। फीडलॉट फैटनिंग यानी जानवरों को 85 से 90 दिन तक मतवाजन फीड से फरबा करना टेक्निकल मगर मुनाफा बख्श कारोबार है। फीडलॉट फैटनिंग के लिए जरूरी है कि जानवर फार्म पर आने के 2 से 3 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग करें, हाई एनर्जी और 12 से 14% प्रोटीन वाला वंडा दें। जानवर का पेट भरने के लिए साइलेज और ल्यूसन या बरसीम की खुश्क तूड़ी खिलाएं। जानवर को बांधने की बजाय खुला रखें और 24 घंटे पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। शेड का दर्जा हरारत गर्मी में 35 से ऊपर जबकि सर्दियों में 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए। यूं जानवर मुनासिब खुराक खाकर तेजी से वजन बढ़ाएगा। कहा जाता है कि जब जानवर को स्लाटर किया जाता है तो उसकी सिर्फ आवाज जाया जाती है, बाकी तमाम चीजों को इस्तेमाल में लाया जाता है। वो वेस्ट हो, वो ब्लड हो, वो ऑफल्स हो, वो गोश्त हो, वो कुछ भी हो, हर चीज की एक वैल्यू है
और न सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं बल्कि ये चीज़ें बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि गोश्त के अलावा जानवर के कौन कौन से हिस्से हैं और उनको किस कीमत में फरोख्त किया जाता है और वो किस काम आते हैं। स्लॉटरिंग के बाद जानवर की सबसे अहम चीज चर्बी होती है जो कॉस्मेटिक्स, साबुन, शेविंग क्रीम, पेंट, मार्जरीन, मोमबत्ती और दीगर बहुत सी कीमती चीजें बनाने में इस्तेमाल होती है। जानवर की हड्डियों से जेलेटिन बनती है जिससे कस्टर्ड पाउडर, च्युइंगम, पर्सनल केयर की मसनूआत, शैम्पू और बच्चों के खाने की बहुत सी अशिया बनाई जाती हैं। खून से फर्टिलाइजर बनाया जाता है जो ज़री मकासद के लिए काम आता है। जानवरों की खाल से जूते, पर्स, जैकेट्स और दीगर बहुत सी कीमती अशिया बनती हैं। सिरिपाए, दिल, कलेजी और दीगर हिस्से खाने के काम आते हैं जबकि कुछ एक्सपोर्टर्स इन अशिया को बैरून ममालिक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। छोटे जानवरों की तरह बड़े जानवर यानी गाय, भैंस और ऊंट वगैरह की कुर्बानी भी पाकिस्तान में बहुत आम है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में बड़े जानवरों की कुर्बानी कितनी होती है और अगर आप ये कारोबार करना चाह रहे हैं तो इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है। वेलकम बैक। वतन अजीज में ईद उल अज़हा के मौका पर हर साल 30 लाख से जायद बड़े जानवरों की कुर्बानी की जाती है। इन जानवरों में गाय, भैंस और ऊंट वगैरह शामिल हैं। मगर मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर साहिवाल नस्ल के भूरे रंग के जानवर का है और गाहक की अवलीन तरजीह भी इसी रंग के खूबसूरत जानवर हैं। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी लाहौर में मौजूद हैं और इस मंडी का शुमार पाकिस्तान की चंद बड़ी मंडियों में किया जाता है जहां ईद के मौका पर लाखों जानवरों की ट्रेडिंग होती है। आइए यहाँ चंद व्यापारियों से मिलते हैं और ग्राहकों से मिलते हैं और देखते हैं कि ग्राहक किस तरह का जानवर पसंद करते हैं और व्यापारी किस तरह उनको अपने जानवर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मंडी के एक व्यापारी जफर इकबाल मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि इस साल मंडी में जानवरों के क्या रेट रहने के इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताएं कि जो बड़ा जानवर है 2.5 से 3 मन गोश्त जिसमें से निकले उसका क्या रेट मांग रहे हैं जो साहिवाल नस्ल का बच्चा है? तो साहिवाल नस्ल का ना तकरीबन 50,000 रुपये मन बिक रहा है। 3 मन का जो जानवर अच्छा खूबसूरत साहिवाल नस्ल का वो 1.5 लाख का बिक रहा है। तो 1 मन आपने बताया कि 50,000 का है। हाँ जी। जो जानवर है ईद के ऊपर जो सेल होता है कि वजन से ज्यादा खूबसूरती के लोग पैसे मांगते हैं, इसमें क्या हकीकत है? हकीकत है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत मंडी तेज रहने के इम्कानात हैं या नीचे आने के? तेज इम्कान रहने के। जो आम आदमी है वो कैसे कुर्बानी करेंगे? बस यही परेशानी है लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। जी जफर साहब आपका शुक्रिया। आइए चंद मजीद व्यापारियों से जानते हैं कि इस साल मंडी पिछले साल की निस्बत तेज रहेगी या स्लो। हमारे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि जानवर देखे पसंद आया, रेट कम है ज्यादा इसमें? सूरत हाल तो महंगी लग रही है। हमने रेट वगैरह भी लगाए हैं लेकिन वो 5-5, 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो जिस हिसाब से कोई बात नहीं बन रही हमारी। अच्छा ये बताएं कि आप कौन सा जानवर लेना पसंद करेंगे, साहिवाल का, चुलिस्तानी या इंपोर्टेड जानवरों में से? खूबसूरती के लिहाज से कोई भी जानवर मिल जाए, वो साहिवाल का हो जाए वो बेटर है ज़्यादा। जी शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद हैं, उनके पास साहिवाल नस्ल के खूबसूरत जानवर। उनसे पूछते हैं कि क्या डिमांड है 2 जानवरों की? जी भाई। इन दोनों की 6.5 लाख। 6.5 लाख? यस। बहुत ज्यादा है ये। नहीं नस्ल देखो, वजन का ये पैसे मांग रहे हैं। 6.5 में बिक जाएंगे? नहीं। कितने में बिकेंगे? ये बिकेंगे 5, 5.5 में। अच्छा 5, 5.5 में बिकेंगे, तो फिर मांगे ही उतना जितने में बिकने। किसी से ज्यादा थोड़ा सा मांगेंगे तो फिर ही देंगे। बकरा ईद पर कुर्बानी के जानवर पालते वक्त अगर चंद बुनियादी असूलों का ख्याल रखा जाए तो यकीनी तौर पर 30 से 40% मुनाफा कमाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि नस्ल खूबसूरत और जानवर कद काठ वाला होना चाहिए। उसके बाद जानवर की फीड का खास ख्याल रखा जाए। जानवर की हाउसिंग यानी शेड आरामदेह होना चाहिए और ताज़ा पानी 24 घंटे मयस्सर होना चाहिए। बकरा ईद पर स्लाटर होने वाले जानवरों में सबसे बड़ी तादाद कैटल की यानी गाय की होती है और इस वक्त हमारे साथ एक बड़े कैटल फार्मर शकील अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे इस बिजनेस के बारे में मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसा बिजनेस है और कब से कर रहे हैं? हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं और मेरे जो 4 साल के तजुर्बात हैं
उनमें कोई ऐसा तल्ख तजर्बा नहीं है कि मैं इसे कहूँ कि ये बिज़नेस एक नाकाम बिज़नेस है या कमज़ोर बिज़नेस है। पहली दफ़ा मैंने लर्न ये किया कि देखभाल जानवर की वही एक चाबी है जो इस बिज़नेस के ख़जाने खोलती है। जब आप इसको लेके 90 डेज़ फैटनिंग साइकिल में लाते हैं तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक इसकी खुराक इस काबिल हो कि ये एमिकेबल हो जाए, और एक इसकी शक्ल सूरत और चमक इस काबिल हो कि ग्राहक को लुभा ले। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, लेकिन लाइवस्टॉक आपको इतना इल्म है, और ये क्या इंटरेस्ट है या कुछ और है? इंसान को इल्म हासिल करने और बांटने के लिए बनाया गया है। जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी होती है उसमें वो बढ़ चढ़ के कर लेता है। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर हम बिजनेस फिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कितने हैं, वो इस काबिल हैं कि एक इंजीनियर इस सेटअप पे बैठ के अपना खर्चा पूरा कर सके? 4 साल का एक एवरेज है। अगर मैं उस एवरेज को देखूं तो मैं समझता हूं कि 30 और 40% के दरमियान ये फॉल करता है। वो जो 10% है वो आपकी मेहनत है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी बिजनेस का जब 15 से ऊपर जाता है तो वो कंसीडर किया जाता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो यानी फिर ये जो फैटनिंग वाला है या ईद के मौके पे जानवर पालने वाला, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ। अच्छा, ये फरमाएं जानवर कब लेके आते हैं, क्या फीड कराते हैं, कैसे पूरा साइकिल चलाते हैं? जानवर इस महीने में आने शुरू हो जाते हैं, यानी 1 माह पहले आना शुरू हो जाते हैं। इसके दरमियान 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो इसकी जो मेडिकेशन है वो बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नंबर 2, फीड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये दुनिया के हर जानदार के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह इनके लिए भी है। और जब आप एक ख़ास मकसद के लिए फीड दे रहे होते हैं कि इसका वज़न बढ़ जाए, यानी इसके अंदर जो है प्रोटीन बढ़ जाए, तो आपको प्रोटीन ओरिएंटेड फूड खिलानी पड़ती हैं, जिसमें साइलेजेस हैं, कुछ देसी नुस्खे हैं, फिर इनकी चमक को बढ़ाने के लिए, इनकी शक्ल सूरत को बेहतर करने के लिए वलायती नुस्खे भी हैं और देसी नुस्खे भी हैं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक देसी नुस्खे ज़्यादा कामयाब है। तो जैसे सरसों का तेल है, खल है, इस चीज़ें, ये वाली चीज़ें बहुत गेन देती हैं। सर, जानवर फरबा करने के लिए अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो क्या आप फीड करते हैं? जो न्यू कमर है उसके लिए फैटनिंग वंडा सबसे आला काम है। वो उसको इस्तेमाल करे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इसको करे, फिर उसका अपना इल्म इतना हो जाता है कि वो इससे तब्दील होना चाहे तो आसानी से हो सकता है। तब्दील होने का मकसद क्यों है, क्या है? बुनियादी तौर पर कॉस्ट को थोड़ा सा कम करना। तो वो असातिज़ा देसी नुस्खे बथेरे बता देते हैं जो कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं और रिजल्ट्स अच्छे कर देते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए वो वंडा ही है जो उसको एक दफ़ा स्टैंड करा देता है। उसके बाद तजर्बात आप जितने मर्जी करते रहें। जी शकील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो कैटल फार्मिंग है वो बेसिकली एक टेक्निकल काम है और वक्त गुजरने के साथ साथ आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें। और जैसे शकील साहब ने बताया कि ये शायद एक ऐसा कारोबार है और ये वाहिद कारोबार है जिसमें 30 से 40% तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज से 10 साल कबल पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री का वॉल्यूम 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो अब सुकड़ कर तकरीबन $13 मिलियन पे आ चुका है। इस इंडस्ट्री का ज़्यादातर रॉ मटेरियल कुर्बानी के जानवरों से हासिल किया जाता था, यानी जानवरों की खालों से ये कारोबार चलता था। कुर्बानी के जानवरों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, मगर ये बिजनेस सुकड़ता जा रहा है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस चलते हुए कारोबार को, ऐसा कारोबार जो मुल्क में $बिलियन लेके आ रहा था, इसकी तबाही के पीछे किसका हाथ है। वेलकम बैक। ईद मार्केट में जानवरों की कीमतें फरोख्त की बात करें तो छोटा जानवर लाख से 1.5 लाख रुपए, जबकि बड़ा जानवर 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा होता है। मगर मार्केट में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो 10 से 20 लाख रुपए में फरोख्त होते हैं, और इस तरह के जानवरों की ज्यादातर मार्केट कराची में है। आइए आपको कराची के एक ताजर के पास ले चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के जानवर को क्या खिलाते हैं, कितना खर्चा करते हैं और उनसे कितना मुनाफा कमाते हैं। बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो 25 लाख 30 लाख तक के उरूज को पहुंच पाते हैं,
बाकी हमारे पास भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाली कैटेगरी होती है, हमारे पास 2 लाख वाली कैटेगरी भी होती है। तो लोग देख लेते हैं नेट पे कि जानवर 50 लाख का बिक गया, 40 लाख का बिक गया, तो वो आम जानवर नहीं होते। बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं, उनके बायर ही बहुत लिमिटेड होते हैं। मेरा ख्याल है मुश्किल से पूरे कराची की मार्केट में ऐसे 30 जानवर होते होंगे जो 30 लाख अबव बिकते होंगे, उनके बायर भी 30 ही होते हैं। और 3 लाख वाले जानवर और 30 लाख वाले जानवर में सिर्फ एक ही कॉमन बात होती है कि दोनों सांस लेते हैं, बाकी हर चीज़ डिफरेंट होती है उसकी। सबसे पहले तो ब्लड लाइन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हर जानवर के बस की बात नहीं होती कि वो 30 लाख को पहुंच जाए, तो वो उनके सेमेन ही बाहर से रखे जाते हैं, मतलब सेमेन से लेके आखिर दम तक उनकी अलग ही होती है खिदमत। उनकी ब्लड लाइन डिफरेंट होती है, उनका दूध का जो दौर होता है बैकग्राउंडिंग का वो डिफरेंट होता है, फील्ड लॉट का जो टाइम होता है गोश्त पकड़ने का, उसमें उनकी खुराकें और उनकी जो खिदमतें होती हैं वही होती ही मुख्तलिफ हैं। और फिर भी इसमें बड़ा रिस्क होता है, बहुत कम जानवर उस उरूज को पहुंच पाते हैं, बाकी वही रेंज एवरेज रेंज में रहते हैं। 300 जानवर हर साल करते हैं सेल, लेकिन सिर्फ 50 ऐसे होते हैं कि जो 15 लाख 20 लाख क्रॉस होते हैं, बाकी सब एवरेज कैटेगरी होती है जैसे सब करते हैं। इससे ज़्यादा आप पाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं, आपको इतने अच्छे बच्चे मिलते ही नहीं हैं और फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि इनको इतना पालना, खिदमत करना, और एक बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाती है। 25-25 लाख के आपने 50 बछड़े भी पाल लिए तो आपका एक अच्छा खासा सरमाया इसके अंदर ब्लॉक हो जाता है। जो छोटी रेंज के जानवर हैं वो तो अच्छा कमा जाते हैं, लेकिन ये जो 25 लाख 30 लाख वाले जानवर होते हैं इसमें बहुत रेयर होता है कि आप इसमें से कमा सको। लेकिन एक अच्छा मुनाफा बख्श काम है, नुकसान का घर नहीं है इसके अंदर अगर आप नीयत से करें, जानवर की खिदमत करें। हम तो इम्पोर्टेंट वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो गलगोटू की हो, चाहे वो लंपी की हो। बारिशों के बाद जो FMD का हमला आता है तो कैटल कॉलोनीज़ पे तो खास करके बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई ना कोई जानवर इन्फेक्टेड होगा तो आपके फार्म पे भी आ जाएगी वो, और उसके हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि यार हम पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर में ही लगा दें बीमारी आने से पहले, क्योंकि बीमारी आने के बाद तो फिर क्या वैक्सीन लगाना, वैक्सीन तो होती प्रिकॉशनरी है। 200-225 जानवर बाहर से खरीद के लाते हैं, तो जो खरीद के लाते हैं उसके अंदर हम लोग उसको एक रफ कंडीशन में आता है जानवर, उसकी वैक्सीनेशन करते हैं, इसको 3-4 महीने खिदमत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हेल्दी से हेल्दी हो जाता है, तो फिर हम उसको एस्टिमेटेड 30,000-40,000 रुपये प्रॉफिट में जानवर निकलने देते हैं। नए फार्मर्स को भी ये बोलूँगा कि AI की तरफ जाएँ, बेहतर से बेहतर नस्ल और बेहतर से बेहतर यील्ड के पीछे काम करें, क्योंकि आपका जो अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो वो उसी के अंदर है। अगर लोकल ब्रीड पे काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप सर्वाइव कर सकें। चमड़े की सनत ज़राअत और टेक्सटाइल के बाद पाकिस्तान में तीसरी बड़ी सनत समझी जाती थी। पाकिस्तान भर में 800 से ज़ायद चमड़ा फैक्ट्रियां चल रही थी, जहां लाखों की तादाद में मजदूर काम करते थे। इन फैक्ट्रियों में जानवरों के चमड़ों की प्रोसेसिंग की जाती थी, जिससे लेदर बनता था, और लेदर की मसनूआत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जाता था। मगर बदकिस्मती से दीगर शोबों की तरह ये शोबा भी तरक्की की बजाय तनज़ली करता जा रहा है। आइए देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। बकरा ईद के 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान भर में 60 लाख से जायद खालें जमा होती हैं, जिससे न सिर्फ मकामी इंडस्ट्री को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है, बल्कि इनको एक्सपोर्ट करके कीमती ज़र मुबादला में भी इजाफा किया जा सकता है। खालों को महफूज करने का तरीका दुरुस्त न होने के बायस बहुत सी खालें खराब हो जाती हैं। इदारों की तरफ से ना तो मुतलका अफराद को तरबियत दी जा रही है और ना ही इस इंडस्ट्री को जदीद खतूत पर चलाने के लिए हुकूमत की तरफ से माली सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान में चमड़े की सनत मुसलसल गिरावट का शिकार है। हमारे पास जानवरों की खालें ज्यादा आ रही हैं, यानी इस सनत को तरक्की करनी चाहिए थी, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और इसका ट्रेड वॉल्यूम $1.2 बिलियन से कम होकर महज चंद मिलियन रह चुका है। हुकूमत की नाअहली की वजह से ये सूरत हाल हो चुकी है कि अब लेदर इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद होने के दहाने पर है। ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो भी बिल्कुल नकारा बन चुका है। पिछले 10 सालों से जो जानवरों की जो खालें हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कसूर में जो लेदर का काम जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो कि बंद होने के दहाने पर है। लेदर इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा बहरान है ना, वो बेसिकली हुकूमत ने जो हम पर बिजली के बम गिरा दिए हुए है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बहरान का शिकार हो चुकी हुई है। कसूर में एक बहुत बड़ी सनत है चमड़ा की, लेकिन अब देखा जाए तो हर दूसरी फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रियां सैकड़ों की तादाद में वो बंद होने के दहाने पर हैं। उनकी मेन वजह यह है चाइना की तरफ से लेदर्स और दूसरी मसनूआत जो लेदर की जगह पे आ गई हैं, उन्होंने इसकी जगह ले ली है। लेदर की इंडस्ट्री इसलिए
बहरान का शिकार है इस वक्त, क्योंकि डॉलर इस वक्त जो है वो बहुत अनस्टेबल है पाकिस्तान में, और डॉलर के बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से पाकिस्तान में लेदर का काम बहुत डाउन हो गया। हमारा कंट्री है बड़ा अच्छा वार्म कंट्री, और यहाँ की खालें बड़ी अच्छी हैं, क्या नाम है उसकी सिलेक्शन वाइज, क्योंकि सनलाइट की वजह से खालों में एक अच्छी सिलेक्शन निकलती है, लेकिन वो हमें सिर्फ इस वक्त सेफ नहीं हो पाती कि यहाँ पे गर्म वेदर, आज का गर्म वेदर होने की वजह से उनको प्रॉपर टाइमिंग पे उनको सेफ नहीं किया जाता। पाकिस्तान में अपनी मदद आपके तहत जो है ना काम किया जाता है। जितने भी हम इंडस्ट्री वाले हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो कोई नहीं है, इंडस्ट्री खुद ही इस मामले को अपनी मदद आपके तहत जो है ना आगे लेके चलती है। इस वक्त मंडी में हमने मुख्तलिफ मकामात पे देखा, किसी जगह जानवरों के लिए पानी मौजूद नहीं है और मुनासिब चारे का इंतज़ाम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कुछ व्यापारी मौजूद हैं। चारा जो है वो यहाँ सुना है बड़े महंगे दामों मिलता है। हाँ जी, चारा महंगा दाम मिल रहा है, काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो बाहर से नहीं चारा लाने देते? नहीं, बाहर से नहीं लाने देते। अच्छा, बाहर से चारा लाने नहीं देते और यहाँ महंगे दामों चारा फरोख्त करते हैं, और पानी जो है वो मंडी में है नहीं, जानवरों के लिए साया भी नहीं है, ये जानवर खुले आसमान के तले गर्मी में खड़े हैं, तो क्या नुकसान होता है इससे? नुकसान है जुल्म बड़ा इतने मंडी च हुंदा जे। पराली घरों गड्डियां ने पा के आउंदे ने 2500-5000 रुपया पराली दा लैंदे ने पै। गड्डी बाहर तुसीं कड्ढनी ते 6000 रुपया गड्डी दा पराली दा वखरा, गड्डी तुसी अंदर इन करनी है तो 1000 रुपया गड्डी का वखरा। जो इन्होंने होदियाँ बनाई हुई है ना, वहाँ पर इन्होंने बंदे पाए हुए वो पानी बेचते हैं। कि भाई लोगों का कहना है कि यहाँ जो व्यापारी हैं वो तो लूट रहे हैं, बहुत महंगे जानवर बेच रहे हैं। भाई जान सब नालों तुहानूं सही गल दसी है, असीं आप ही लुटे जाने हैं। ਉਹਦੀ वजह है वे कि ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ 2 रुपए ਦੀ, ਇੱਥੋਂ 2 ਲੱਭੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पर इथों लबन रही है 12 रुपए की। तो मंडी की जो मैनेजमेंट है वो आपसे तावन नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं है। तामुनत की ये चीज़ होती है कि अगर चलो इतनी खर्चे होने के बावजूद अगर सहूलियात भी हो ना तब भी बर्दाश्त होती हैं, लेकिन सहूलियात आपके सामने है। यहाँ चारा किस रेट पे मन मिलता है? चारा करीबन यहाँ पे मिल रहा है 850-900 रुपये, और बाहर ये 300 रुपये मान है, यानी डबल से भी ज़्यादा। वही ना, अगर 2 पे 2 हो तो बर्दाश्त हो जाता है कि चलो मानते हैं मंडी है, लेकिन यहाँ पे 2 पे 8 चल रहा है, 3 गुना ऊपर चल रहा है। ये पराली पर्ची क्या चक्कर है? ये पराली पर्ची गाड़ी की होती है, पराली आप डालें या ना डालें, आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपने फीस देनी है। तो वो डालते हैं पराली? पराली है ही नहीं है, कहाँ से डालते? जो मंडी मैनेजमेंट वाले हैं उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, और लोगों का कहना है कि ये टैक्स की बजाय यहाँ जगह टैक्स ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कैटल मैनेजमेंट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जाज़ब सईद साहब मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ हैं इस मंडी में जो आप व्यापारियों को देते हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर कस्टमर्स रात को आएंगे, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा लाइटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कुछ 16 के करीब हम स्टेट पोल्स लगवा रहे हैं एंट्री रोड पे, और इसके साथ हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जानवरों के पीने के लिए पानी की सहूलियात। यहाँ पानी के जो कितने पॉइंट्स रखे हुए हैं जहाँ से मवेशियों ने पानी पीना है? मवेशियों के पानी पीने के लिए जो खुरलियाँ बनी हुई हैं सीमेंट की, वो यहाँ पे 15 खुरलियाँ। इसके अलावा जितने यहाँ टोटल जानवर कितने हैं? यहाँ पे टोटल 15,000 जानवर लार्ज एनिमल, और 15,000 जानवरों के लिए 15 खुरलियाँ, तो ये जानवर कैसे पानी पिएंगे? 15 खुरलियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे 100 के करीब मोटर के बोर हुए हैं। ओपन मंडी में इस वक्त जो चारा बिक रहा है वो 350 से 400 रुपये है, जबकि मंडी में 900 रुपये किलो बिक रहा है। चारा यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल रेट्स पे है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा इशू होता है, लेकिन उसमें यह है कि हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पराली भी एक यहाँ बड़ा इशू बना हुआ है, पराली डलती है नहीं डलती, बहुत कम डलती है, लेकिन आप उसका चार्ज कर लेते हैं, ये व्यापारियों का कहना है। इसमें क्या सच है? जी बिल्कुल, जो हमारा आउटसोर्स हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसका पराली भी उसका एक फीचर है और उसकी एक फीस नोटिफाइड है। वो पराली यहाँ हमारे पास मौजूद है? जी पराली का स्टॉक मौजूद है। व्यापारियों का ये कहना है कि पराली नहीं डलती तब भी हम पेमेंट करते हैं। जी, इसमें थोड़ा सा ये डिबेट आ जाती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनके व्यापारी की, क्योंकि इसमें हमारा तो कोई नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर का और उनका आपस का मामला होता है। क्या प्लान है हमारे पास कि इसको स्मूथ किया जाए मंडी के फंक्शंस को? ये सारी लैंड हमने लोकल गवर्नमेंट के नाम करवा ली है, ठीक है। अब हमने इसका 10 मिलियन का अपना टेंडर करके कंसल्टेंट भी हायर कर लिया है, जिसने अब इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। उसको वर्क ऑर्डर हो गया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। 2 मंथ्स का टाइम है, उस दौरान में वो सारे BOQs बनाएगा, कॉस्ट एस्टिमेशन करेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, और इंशाल्लाह हम अगस्त के अंदर
इसका टेंडर फ्लोट कर देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, मॉडल कैटल मार्केट बनाने के लिए। जी जज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है जैसे जज साहब ने बताया कि अगली ईद पे ये जो आपको इस तरह बेहंगम जानवर और इंसान नज़र आ रहे हैं बगैर सहूलियात के, अगली ईद पे ये सारे मामला ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सिस्टम तकरीबन नाकारा हो चुका है। गुज़श्ता सीजन में कपास की सूरत हाल हम सब के सामने है, मकई हम सब के सामने है और अब गंदम की जो सूरत हाल है वो भी हम सब के सामने है। ऐसी सूरत हाल में लाइव स्टॉक फार्मिंग और ख़ास तौर पर बकरा ईद के लिए जानवर पालना मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। अगर जानवर बकरा ईद पे फरोख्त ना भी हो तो ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जिससे कीमती ज़र मुबादला भी मुल्क में आ जाता है। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।